गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ फ्री इज़ द प्रेस। ये हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 8 है ना। 8 चैप्टर आज हम लोग पूरा देखेंगे। इसका सिर्फ एक वीडियो आपको मिलेगा और एक वीडियो बहुत फ्रूटफुल होगा। एक ही वीडियो में टोटल हाउ फ्री इज़ द प्रेस हम कंप्लीट देख लेंगे। इसमें क्या-क्या मिलने वाला है आपको वो देख लेते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले आपको मिलने वाला है वन लाइनर, ठीक है। सबसे पहले आपको मिलेगा वन लाइनर। वन लाइनर में भी आपको मिलने वाला है क्या-क्या? इसमें सबसे पहले अबाउट ऑथर मिलेगा, ठीक है? इसके अलावे आपको मिलने वाला है अबाउट स्टोरी। स्टोरी की जो बातें होंगी वो मिलेगा और इन दोनों के अलावे अपार्ट दिस आपको मिलेगा समरी। इसमें समरी भी मैंने बताया है, अलग-अलग जगह से मैंने ये सारा का सारा कलेक्ट किया है और सारा का सारा प्रीवियस ईयर है, ठीक है? और एट द एंड जो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप उसको मिस करते हैं, तो फिर ये वीडियो देखने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। बस आप आएँ, खोलें और चल दिए, तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। बिल्कुल एंड वाला जब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अलग-अलग जगह से मैंने कलेक्ट किया है आपके लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव। जो इस चैप्टर से बन सकता है, ठीक है? और इसको देख लेने के बाद ये श्योर हो जाओ कि इस चैप्टर से तुम्हारा क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है? तो अगर आप अंत तक बने रहेंगे, तो ही ऐसा हो सकता है। अगर आप छोड़ देते हैं, तो फिर भई कौन-सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप ये डिसाइड नहीं कर पाएँगे, ठीक है? फिर आप बाद में पछताएँगे कि काश मैं पढ़ लेता तो अच्छा रहता, ठीक है? आप ऐसा पछताने वाला काम नहीं करना है। आप एंड तक देखिए, बिल्कुल एंड तक, लास्ट तक। जो भी ऑब्जेक्टिव होता है आप पहले ऑब्जेक्टिव खत्म कर लीजिए, उसके बाद इतना भी मैं ज़्यादा समय नहीं लेता आपका। मैं बिल्कुल करीब 30 मिनट के आसपास, मैं आपसे सिर्फ 30 मिनट के आसपास माँगता हूँ। समटाइम्स ये 40 मिनट भी हो जाता है, कभी 25 मिनट का भी होता है, तो कभी 20 मिनट का भी होता है। मैं इतने के आसपास आपसे समय लेता हूँ और इतना पर्याप्त है पढ़ने के लिए। घर बैठे-बैठे पढ़ रहे हैं, बस पर्याप्त है। अपने को तो क्या है, अपने को बस रिवीज़न करना है ना, रिवाइज़ करते हैं, कहानी खत्म। तो आज आपका ये इसका जो भी समस्या है, वो एकदम पूरी तरह से मैं दूर कर दूँगा। आप नहीं पढ़े हैं, देखना फिर भी आप आंसर कर पाएँगे। बस आप इस सेशन के एंड तक बने रहो, ठीक है? एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप नए हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं पहले से ही, तो आप एट लीस्ट अपने दोस्तों को 5-6 दोस्त जो भी हैं, उनको शेयर कर देना, जिनके लिए ये फ्रूटफुल है। अब उनको नहीं भेजना जिनके लिए ये फ्रूटफुल नहीं है। भाई ये सेशन जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए फ्रूटफुल है। तो आप उनको अपने दोस्तों को जिनके साथ आप पढ़ते हो पर डे, उन सबके साथ शेयर करो कि ये सेशन देखो और ऑब्जेक्टिव ट्राई करो। देखो क्या तुम्हारे दोस्त लोगों से भी ये बनता है, जो कहीं और पढ़ रहे हैं? अगर बनता है, तो इसका मतलब वे लोग भी बहुत शानदार पढ़ रहे हैं, ठीक है? चलो, बहुत ज़्यादा नहीं बात करते हैं। स्टार्टिंग का देखो भाई, स्टार्टिंग का 1-2 मिनट तो इंट्रो में जाता ही है कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं, मेरे को क्या मिलने वाला है, आप क्या सीखने वाले हैं, तो उसमें थोड़ा-सा समय लगता है। इतना पेशेंस तो रखना चाहिए ना। मैं स्टार्टिंग का सिर्फ़ आपका 2 से 4 मिनट लेता हूँ, उससे ज़्यादा लेता नहीं हूँ। 4 मिनट तो मैंने बहुत बोल दिया, 2 मिनट पर्याप्त है ना? चलो, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले हम अबाउट ऑथर देखेंगे, ठीक है? ये रहा, जैसा कि आपको चैप्टर दिखा होगा। चैप्टर का नाम है हाउ फ्री इज़ द प्रेस और ये हमारे प्रोज सेक्शन का 8वां नंबर का चैप्टर है, ठीक है? ये इनका नाम आपको अच्छे से पता चल गया होगा, मैंने अभी-अभी बताया। देखो, बिल्कुल क्लियर स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है, डॉर्थी एल श्रेया, है ना? डॉर्थी एल श्रेयस। आपको सिर्फ़ ये याद रखना है, डॉर्थी, ठीक है? आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो आप इतना ही याद रखना, डॉर्थी पर्याप्त है। पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा आपको ऑलरेडी लिखा हुआ मिल जाएगा, बस आप इतना पकड़ो कि डॉर्थी है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है, ये जो डॉर्थी जी हैं, इनका जन्म 13 जून 1893 को हुआ था। कहाँ हुआ था भाई वो देख लो, ऑक्सफोर्ड में, यूनाइटेड किंगडम में। इसको शॉर्ट में हम लोग यूके भी कहते हैं, ठीक है? और फुल फॉर्म बोले तो यूनाइटेड किंगडम। बात क्लियर है? आगे देखो। नेक्स्ट है, ये कहाँ इनकी मृत्यु हुई थी और कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 17 दिसंबर 1957 को हुई थी
उनकी कुल एज 64 थी, ठीक है। और ये कहाँ इनकी मृत्यु हुई थी? सेम उसी जगह, यूनाइटेड किंगडम में ही। इनके बच्चे का नाम है जॉन, आपको बस ये याद रखना है, इनके बच्चे का नाम है एक जॉन, पूरा नाम याद रखने की ज़रूरत है नहीं। इनका जो एजुकेशन है वो याद रखना है, ये देखो समरविला कॉलेज, ये याद रखना है 1912 से 1915, ठीक है। ये बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ से सिर्फ इनका कॉलेज का नाम याद रखना है और कब से कब तक इनका एजुकेशन चला था, ये वाला बात याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, इससे इसमें और कुछ ज़्यादा जानना है नहीं, आगे देखते हैं। और आगे क्या है, यहाँ देखो ये डायरेक्ट बुक का पार्ट है ना। यहाँ से भी कुछ ऑब्जेक्टिव बनता है, अभी बताए थे, जैसे ये डॉर्थी श्रेस का जो जन्म हुआ था 1893 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1957 में, ठीक है। ये एक एसेइस्ट थी, ये याद रखना है आपको। ये एक पोएट भी थी और इसके साथ-साथ वो जो राइटर थी, क्राइम राइटर थी, मतलब वो डिटेक्टिव टाइप की राइटर थी। वो ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों के बारे में लिखते थे, क्राइम वगैरह के बारे में वो ज़्यादा लिखती थी। तो इसको कहते हैं राइटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन, ठीक है। और इनका एजुकेशन अभी-अभी मैंने बताया समरविला कॉलेज ऑक्सफोर्ड में हुआ था 1915 में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद याद रखना है कि इनका जो ग्रेजुएशन, ये जो लेडी थी, ये फर्स्ट वुमेन थी ग्रेजुएट होने वाली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाली ये पहली वुमेन थी, ठीक है। अब इनका कुछ वर्क याद रखना है, जैसे फेमस वर्क है जो, सबसे पहला है क्लाउड्स ऑफ विटनेस, नेक्स्ट है अननेचुरल डेथ, और एक याद रखना है लॉर्ड पीटर। बस इतना ही याद रखना, पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे नाम तो लंबा है, देखो लॉर्ड पीटर व्यूज द बॉडी। तो पूरा क्यों याद रखें, हम सिर्फ लॉर्ड पीटर याद रखते हैं, बाकी तो लिखा हुआ ही मिल जाएगा ना। और एक है नाइन टेलर्स और एक है गुडी नाइट। तो आपको ये सारा याद रखना होगा। मैंने क्या क्या याद रखने को बताया, सबसे पहले इनके वर्क में क्या क्या याद रखने को बताया, एक बार मेरे साथ कमेंट में रिपीट करो। सबसे पहला मैंने क्या बताया, याद होना चाहिए क्लाउड ऑफ विटनेस, दूसरा अननेचुरल डेथ, थर्ड है लॉर्ड पीटर, फोर्थ है नाइन टेलर्स और फिफ्थ है गुड नाइट। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारे के सारे एकदम महान शॉर्ट मस्त स्टोरी है, ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, यहाँ पे भी उन्हीं का पिक्चर है। अब ये सारे के सारे देखो ग्रेट शॉर्ट स्टोरी ऑफ डिटेक्शन है, ये मतलब सारा का सारा क्राइम बेस्ड है, वो उन्हीं फील्ड में इनको पसंद था काम करना, ठीक है। और इसमें वैसा कोई बात है नहीं याद रखने के लिए, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग समरी की तरफ आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, और भी ऑब्जेक्टिव है थोड़ा बहुत, तो वो देख लेते हैं जो मैंने अभी बोल करके बताया, देख लो। हाउ फ्री इज द प्रेस, एक ऐसे है, बता दिया मैंने। डॉर्थी वॉज एन इंग्लिश क्राइम राइटर, ये भी मैंने आपको बताया। द न्यूज इन द न्यूज पेपर इज जनरली समवॉट, यहाँ से जो है स्टोरी का पार्ट शुरू हो गया। ऑथर के बारे में इतना ही बात था। स्टोरी में कहता है कि जो न्यूज होता है ना जनरली, वो कहीं ना कहीं समवॉट चेंज्ड होता है, एक्चुअल न्यूज न्यूज़पेपर में नहीं होता है, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो जाता है, सामान्यतः उसमें बदलाव मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, पॉलिटिशियंस आर केयरफुल नॉट टू एंटागोनिस्ट द प्रेस। इसमें कह रहा है कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, वे बहुत सावधान रहते हैं इस बात को लेकर के, वो सजग रहते हैं कि स्पेशली हम लोग प्रेस से तो ना भिड़े, ठीक है। मतलब प्रेस से हमारा किसी तरह का आमना सामना नहीं होना चाहिए, वे लोग डरते हैं प्रेस से, ठीक है। नेक्स्ट है सेंसरशिप इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये जो सेंसरशिप है उसे इमरजेंसी के दौरान लागू किया गया था। और एक लास्ट पॉइंट है, द फर्स्ट चीप सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू, बोल रहा है न्यूज़पेपर का जो सबसे मुख्य आय का साधन होता है ना, पैसा कमाने का जो सबसे मुख्य साधन होता है, पहला साधन होता है, वो होता है एडवर्टीजमेंट, मतलब प्रचार। और जो दूसरा होता है वो होता है खुद जो उस न्यूज़पेपर का, उस प्रेस का जो मालिक होता है ना, उसकी संपत्ति। तो क्या क्या मैंने बताया, पहला मैंने बताया कि न्यूज़पेपर का जो चीफ सोर्स होता है आय का, इनकम का, वो सबसे पहले होता है एडवर्टीजमेंट, ठीक है। और एडवर्टीजमेंट के बाद जो दूसरा मुख्य सोर्स होता है वो होता है वेल्थ ऑफ द ओनर, ठीक है, मतलब मालिक का
जो संपत्ति होता है वो। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग समरी की तरफ। नेक्स्ट समरी कह रहा है, इसमें समरी में हम देखेंगे कि इस स्टोरी में एक्चुअली क्या क्या था। इस स्टोरी में यहाँ सबसे पहले लिखा गया है वही नॉर्मल डिटेल जो अभी हम पहले से ही, इतना ही पढ़ने के बाद हम जान गए कि ये जो हाउ फ्री इज द प्रेस है, ये लिखा गया है डॉर्थी एल्सरेस के द्वारा। ठीक है, बस ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, तो ये आपको लिखना है कि हाउ फ्री इज द प्रेस डॉर्थी एल्सरेया ने लिखा है। और उसके बाद सी वॉज बॉर्न इन 1893। इसके बाद वो जनरल इन्फॉर्मेशन की भाई 1893 में ये जन्मी थी इंग्लैंड में। ठीक, उसके आगे है सी वॉज, इंग्लैंड देखो इंग्लैंड यूके में ही है ना, तो दोनों बात एक ही है। सी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मतलब ये उन औरतों में से सबसे पहले थी उस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाली। तो ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है जो आपको समरी में लिख देना है। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ हिंदी भी लिखा है, आप पढ़ लेना, जरूरत पड़े तो वीडियो को रोक लेना और आराम से पढ़ लेना, बिल्कुल धीरे धीरे नोट डाउन कर लेना ये। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो हिंदी में नोट करना, जब जरूरत समझ में आए तो इंग्लिश में नोट डाउन कर लेना। हम आगे बढ़ते हैं। इस ऐसे में देखो, इस ऐसे में क्या क्या बात किया, वो तो स्टार्टिंग में जनरल इन्फॉर्मेशन था, अब वहां से पैराग्राफ चेंज होगा और फिर यहां से लिखना शुरू करना है। इन दिस ऐसे, इस ऐसे में सी राइट्स विथ क्लियरिटी ऑफ थॉट टू मेक अ स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस और अगेंस्ट द मिस यूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। आराम आराम से बताता हूँ, इतना हड़बड़ाने का जरूरत नहीं। देखो ये क्या लिखा है, वह लिखती है, बहुत अस्पष्टता पूर्ण वो लिखती है कि ये जो कह रहा है कि जो गलत व्याख्या होता है, ये गलत जो सोच होता है, गलत रिपोर्टिंग होता है, मिस रिपोर्टिंग होता है, जो वो उसका उसके खिलाफ ये प्रेस की स्वतंत्रता का लोग दुरुपयोग करते हैं। नहीं समझ में आया? देखो फिर से बता देता हूँ। यहाँ कह रहा है ना, यहाँ कह रहा है कि वह प्रेस की, देखो यहाँ लिखा हुआ है, वह प्रेस की गलत व्याख्या के खिलाफ या प्रेस की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के खिलाफ एक मजबूत मामला बनाने के लिए विचार की अस्पष्टता के साथ लिखती है। मतलब यहाँ कह रहा है कि जो अभी के समय में, पहले भी ऐसा ही था, अभी भी वैसा ही है, ये ऐसे तो हमारे देश में हमारे क्या सारे देशों में प्रेस का स्ट्रांग होना और ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली प्रेस करते क्या है, मिस रिपोर्टिंग करते हैं। ठीक है, जितने भी प्रेस हैं वो मिस रिपोर्टिंग करते हैं। तो ये जो हमारी राइटर हैं, इनका कहना है कि ये इनके खिलाफ अस्पष्टता खड़ी होती है, उनको मजबूत बनाने के लिए। बिल्कुल सेम बात लिखा हुआ है, वह प्रेस के गलत व्याख्या के खिलाफ या प्रेस की स्वतंत्रता का दुरुपयोग के खिलाफ एक मजबूत मामला बनाने के लिए विचार की स्पष्टता के साथ लिखती है। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट यहाँ कह रहा है, अकॉर्डिंग टू श्रेयस विदाउट अ फ्री प्रेस, इस श्रेयस के मतलब लेखक के, लेखिका के अनुसार बिना किसी आजाद प्रेस के, देखो न्यूज जो प्रेस होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, उन पर दबाव भी होता है, वो फ्री नहीं होते हैं, अलग अलग जगह से उन पर लोड पड़ता है। तो अगर वो कंप्लीटली फ्री होते हैं, जब तक वो फ्री नहीं होते, सॉरी, विदाउट अ फ्री प्रेस वी कैन नॉट इमेजिन ऑफ फ्री पीपल, अगर प्रेस आजाद नहीं है तो हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हमारे लोग, हमारे समाज के लोग आजाद हो पाएंगे। ठीक है, सी पॉइंटेड आउट that freedom of press is important feature of the democratic society। उन्होंने इस तरफ इशारा किया है कि हमारे जो प्रेस की आज़ादी होती है, प्रेस की आज़ादी महत्वपूर्ण है, और ये किन के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए। ठीक है, हमारे जो लोकतांत्रिक समाज है, इसके लिए न्यूज़ का, ये प्रेस का आज़ाद होना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एंड द प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड इन द टाइम ऑफ वॉर, हमारे प्रेस को युद्ध के समय में उन पर पाबंदियां लगा दी जाती है। अ फ्री प्रेस कैन अटैक गवर्नमेंट पॉलिसीज, हमारा ये कह रहा है कि एक जो फ्री प्रेस होता है, आज़ाद प्रेस, जिस पर किसी तरह का कोई लगाम ना हो, वो सीधा सीधा गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज होते हैं उस पर अटैक कर देता है, हमला करता है। एंड
कैन एक्सपोज, और उस पर हमला करके वो चाहे, अगर प्रेस चाहे तो उसको एक्सपोज कर सकता है, मतलब लोगों के सामने ला सकता है। क्या ला सकता है? करप्शन। ठीक है, कैन एक्सपोज करप्शंस बट प्रेस इज मिसयूज्ड। लेकिन हमारे देश में प्रेस का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाता है। ठीक है, अब देखो यही बात हिंदी में लिखा हुआ है। श्रेष्ठ के अनुसार एक स्वतंत्र प्रेस के बिना हम स्वतंत्र लोगों की कल्पना नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता एक लोकतांत्रिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है और प्रेस युद्ध के समय में प्रतिबंधित होता है। एक स्वतंत्र प्रेस सरकारी नीतियों पर हमला कर सकता है और भ्रष्टाचार को उजागर कर सकता है, लेकिन प्रेस का दुरुपयोग होता है। ठीक है, सेम बात हिंदी में लिखा है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया उसको, तो आप आपका मन हो तो लिख लेना। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, बहुत ज्यादा समय देना उचित नहीं है ना। She says the press is not as free as it should be. वह कहती है कि प्रेस उतना आजाद नहीं है जितना इसको होना चाहिए था। Actually, the press is chiefly controlled by two factor. ये बोल रहा है वास्तविक रूप से जो प्रेस है ना, उसको दो फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? प्रेस चल कैसे रहा है भाई, ये मैंने अभी ऑब्जेक्टिव में भी बताया था, वन लाइनर में भी बताया था कि द एडवर्टीजमेंट, पहला जो इसका फैक्टर है जिससे ये प्रेस कंट्रोल होता है, दैट इज एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजर्स, मतलब जो एडवर्टीजमेंट देते हैं। और जो दूसरा सोर्स है उसका ओनर है खुद, प्रेस का जो ओनर होता है वो खुद ही उसको कंट्रोल करता है। नो न्यूज़पेपर डेयर्स टू गो अगेंस्ट देम। कोई भी न्यूज़पेपर हमारे नेताओं के, पॉलिटिशियंस के खिलाफ जाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते हैं। समटाइम्स अ प्रेस डज नॉट एक्सप्रेस द पब्लिक ओपिनियन एंड इट मिस रिप्रेजेंट द फैक्ट। बोल रहा है कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जो प्रेस है वो हमारे द्वारा, जनता के द्वारा जो पब्लिक का ओपिनियन होता है सरकार के खिलाफ या किन्हीं बड़े हस्ती के खिलाफ, तो वो न्यूज़पेपर वाले लोग, प्रेस वाले लोग नहीं दिखाते हैं, उसको मिस रिप्रेजेंट करते हैं। मिस रिप्रेजेंट करते हैं मतलब गलत तरीके से उस सच्चाई को दिखाते हैं। ठीक है, यही बात हिंदी में है, आप पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ रहा इसको। ठीक है, और सबसे लास्ट में ये क्या कह रहा है? एट लास्ट सी सेज, अंत में वो कहती है कि द डेंजर टू द फ्रीडम ऑफ द प्रेस डज नॉट कम फ्रॉम द गवर्नमेंट, इट कम्स फ्रॉम विद इन द प्रेस। अंत में वो कहती है कि प्रेस की जो स्वतंत्रता होती है, जो स्वतंत्रता को खतरा है, वो सरकार से नहीं है, यह खतरा प्रेस को खुद से है या प्रेस के भीतर से आता है। ठीक है, चलिए आपका समरी यहाँ पर खत्म हुआ, द एंड हो गया समरी का। अब हम लोग बढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। अब यहाँ से आपका मेन पार्ट शुरू होता है। फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपके दोस्त हैं जिनके साथ अभी आप अलग अलग क्लासेस में पढ़ते हैं, उनको शेयर किया करो। ठीक है, मैं मेरा रिक्वेस्ट समझो। ठीक है, छोटा भाई समझो, बड़ा भाई समझो, जो भी समझना है, रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करते रहो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। अब ये जो भी ऑब्जेक्टिव है कहाँ कहाँ से लिया गया है मैं बता देता हूँ, स्पष्टतः बता देता हूँ कहाँ कहाँ से मैंने इन सारे ऑब्जेक्टिव को कलेक्ट किया है। सबसे पहले 21, 22, 21, 22 का जो प्रीवियस ईयर है, 23 का प्रीवियस ईयर है, इन तीनों से लिया गया है। इसके अलावे जो मॉडल पेपर आता है उससे लिया है, और जो गेस्ट पेपर होता है उनसे लिया है। ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ से भी मिला है मैंने सब जगह से मिला करके कलेक्ट किया है। तो भाई इन सब चीज़ों में मेहनत लगता है, फिर इनको टाइप करना, एक जगह कलेक्ट करना, फिर उनको टाइप करना, टाइप करने के बाद शूट करना, और शूट करने के बाद अपलोड करना, एडिटिंग करना, तो मेहनत लगता है ना। तो मेहनत का थोड़ा सा कदर कर लो। ठीक है, चलो ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है द न्यूज इन द न्यूज़पेपर इज जनरली। बोल रहा है कि जो न्यूज होते हैं न्यूज़पेपर में वो सामान्यतः होते हैं, क्या होते हैं? टू द पॉइंट, मतलब जो सच्चाई है बिल्कुल एकदम सटीक सटीक बताया होता है, क्या ये होता है? या फिर समवॉट चेंज्ड, या फिर थोड़ा मतलब कहीं ना कहीं बदला होता है, कंप्लीटली चेंज्ड या पूरी तरह से बदला होता है, या फिर नन ऑफ दिस। डू इट फास्ट, मेक इट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समवट चेंज्ड होता है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर ट्राई करो। आपको आता है, मैं 4 सेकंड दूंगा हर वीडियो में, मैं आपको सिर्फ
हर क्वेश्चन के बाद 4 सेकंड का समय दूंगा, आपको इतने में आंसर करना है। डिसेंट जर्नलिस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल एडिटर्स, मतलब जो अच्छे जर्नलिस्ट होते हैं, पत्रकार होते हैं, वे या फिर जो जिम्मेदार एडिटर्स होते हैं प्रेस में, आर नॉट प्लीज्ड विथ प्रेजेंट अफेयर्स, उन्हें इस वर्तमान का जो अफेयर है इससे खुश नहीं किया जा सकता है। ये बात सच है? नॉट ट्रू, सच नहीं है। कैन नॉट बी सेड, कहा नहीं जा सकता है, या नन ऑफ दिस। डू इट फास्ट, मेक इट आंसर। आंसर बताओ जल्दी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बता दूं, ऑप्शन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा। ये सत्य है, बिल्कुल सही बात है। जो डिसेंट जर्नलिस्ट होते हैं ना, और जो रिस्पॉन्सिबल एडिटर होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, उनको कभी भी ये धोखाधड़ी या फिर प्रेजेंट का जो अफेयर है इससे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता, वो नहीं पिघलते हैं। ठीक है, तो ये बात सत्य है। ठीक, आगे देखो, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। द प्रेस इंजॉयज द, मतलब प्रेस इंजॉय करता है, क्या इंजॉय करता है? बोल्डनेस ऑफ द पब्लिक, पब्लिक का खुला होना, खुले विचार का होना, ये इंजॉय करता है। द हेल्पनेस, द हेल्पनेस, एक मिनट रिपीट हो गया, इसको आप इसको कंसीडर नहीं करना, रिपीट हो गया। द हेल्पनेस ऑफ द पब्लिक या फिर आइडलनेस ऑफ द पब्लिक, बताओ इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? तो थर्ड का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द हेल्पनेस ऑफ द पब्लिक। ठीक है, फोर्थ देखो, थोड़ा सा टफ चैप्टर है, पहले ही बता दे रहा हूँ, तो क्वेश्चंस भी इसमें से टफ टफ ही आता है, जो पूछा जा सकता है वो सारा क्वेश्चन तुमको इसमें मिल जाएगा, तो ढंग से एंड तक देखो, पर्याप्त होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय, बोल रहा है जो एडिटोरियल पॉलिसी होता है वो मुख्यतः जो किन चीज़ों से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो द टू सॉरी टू चीफ फैक्टर्स के द्वारा, थ्री चीफ फैक्टर्स, फोर चीफ फैक्टर्स, या नन ऑफ दिस। ये एडिटिंग जो टाइपिंग होता है ना, वो टाइपिंग मेरा है, क्वेश्चंस और इसमें जो ऑप्शंस है वो एक भी मेरा नहीं है, जो जैसा लिखा गया है पहले से मैंने वैसे ही सेम फ्रेम कर दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता चल रहा होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू चीफ फैक्टर्स, दो चीफ फैक्टर्स है जिनके द्वारा न्यूज को, जो डेली न्यूज है उनको कंट्रोल किया जाता है, जो एडिटोरियल पॉलिसी है उनको कंट्रोल किया जाता है, जिसमें पहला नंबर है एडवर्टीजमेंट, एड जो आता है, प्रचार, और दूसरा नंबर है वेल्थ जो होता है ऑफ ये ऑथर, मतलब जो लेखक है उनकी संपत्ति। फिफ्थ नंबर है नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर्स support a public policy due to vested interest of the government, editor, reporter, या advertisers। डू इट फास्ट, आंसर बताओ। बताओ बताओ बताओ। अब देखो, अभी इससे पहले मैंने क्या डील किया, मैंने बताया कि जो ऐड होता है ना, इससे इनको न्यूज़पेपर वालों को पैसा आता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये ऐड देता कौन है? जो इस ऐड को देता है उसको हम लोग कहते हैं एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजर कहते हैं जो ऐड देता है वो। अगर एक बात बताओ, यहाँ क्या कह रहा है, नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर्स, मतलब हिम्मत करता है टू सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ, मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि कोई भी जो विख्यात न्यूज़पेपर हो वो किन्हीं के खिलाफ जाने की कोशिश क्यों नहीं करती, या किन्हीं की सपोर्ट करने की, किसी पब्लिक पॉलिसी की सपोर्ट करने की कोशिश क्यों नहीं करती, इसमें किसका इंटरेस्ट हट जाएगा अगर ऐसा करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, एडवर्टाइजर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अ बिग सर्कुलेशन
spells bankruptcy if the paper has to depend on। इसका आंसर बताइए। आंसर आपको करना है, मुझे नहीं। ठीक है, आप बताओ आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द सेल्स। ठीक है, अ बिग सर्कुलेशंस स्पेल्स बैंक्रप्सी इफ द पेपर हैज टू डिपेंड ऑन द सेल। मतलब अगर पेपर को डिपेंड होना पड़े तो किस चीज पर डिपेंड होगा, उन उस पेपर के बिक्री पर डिपेंड करेगा। ठीक है, द पॉलिसी ऑफ अ न्यूज़पेपर इज लार्जली डिटरमाइंड बाय। जो पॉलिसी होता है न्यूज़पेपर का, वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, आपसे ये पूछ रहा है। तो सेवेंथ का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द प्रोप्रिएटर। ठीक है, नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन है, द ऑथर हैज गिवन द फॉर्म्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन दे आर। बोल रहा है जो ऑथर ने दिया है, द ऑथर हैज गिवन द फॉर्म्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। जो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑथर ने हमें दिया है वे हैं 5 हैं, 4 हैं, 7 हैं या 6 हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 है। आप स्टोरी पढ़ोगे डिटेल में, ज़रूरत पड़े तो मैं इसके बाद स्टोरी भी आपको पढ़ा दूंगा लाइन बाय लाइन, वहाँ से ये बिल्कुल क्लियर, एक आध जो बात नहीं समझ में आ रहा है वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका आंसर बताओ, डॉर्थी वॉज बॉर्न इन। इसका आंसर आपको देना है, 2 से 3 बार मैंने इस बात को रिपीट किया है, आंसर आपको कमेंट में बताना है इसका कि कौन सा होगा। ये देखो 10th, ये भी मैंने बताया है, सी डाइड इन, वो मरी थी, कब मरी थी, आपको बताना है कमेंट में आंसर। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। 11 नंबर, सी वॉज एजुकेटेड एट, वो कहाँ एजुकेटेड हुई थी, कहाँ से उनकी शिक्षा हुई थी, वो आपको बताना है। ठीक है, तो स्पष्ट है, सामने आंसर है, कौन सा आंसर हो जाएगा, क्विकली कमेंट में आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सफोर्ड। इन डेमोक्रेसी द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज, बोल रहा है इस लोकतांत्रिक समाज में जो फ्रीडम है प्रेस की वो है, नॉट नेसेसरी जरूरी नहीं है, नेसेसरी जरूरी है, डेंजरस खतरनाक है, नन ऑफ दिस। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेसेसरी। ठीक है, आगे देखो 13 नंबर, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग। बोल रहा है जो प्रेस की फ्रीडम है, आज़ादी है, उसे उस पर पाबंदियां लगा दी जाती है। कब लगा दी जाती है, किसके दौरान लगा दी जाती है, शांति के दौरान, युद्ध के दौरान या महामारी के दौरान या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युद्ध के दौरान। ठीक है, 14th क्वेश्चन कह रहा है द स्टेट इज द स्टेट इज द मास्टर ऑफ द पीपल, सर्वेंट ऑफ द पीपल, एक्सप्लॉइटर ऑफ द पीपल या नन ऑफ दिस। ये बोल रहा है जो स्टेट होता है, स्टेट का मतलब ये कहना चाह रहा है, स्टेट का मतलब कहना चाह रहा है सरकार। तो आपसे पूछ रहा है जो सरकार होते हैं वो सरकार हमारी क्या होती है, मास्टर होती है, लोगों का वो मास्टर होता है, गुरु होता है सरकार, या फिर ये ऑप्शन नंबर बी देखो, जनता का यानी कि लोगों का नौकर होती है, ये या फिर जनता पर शासन करने वाली होती है, मतलब उनका सॉरी शोषण करने वाली होती है। तो आंसर आप तो पता चल गया होगा कि जो सरकार होता है, जो भी सरकारी लोग होते हैं वो सर्वेंट ऑफ द पीपल होते हैं। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 15 देखो, द हैवीएस्ट रेस्ट्रिक्शन, द हैवीएस्ट मतलब बहुत भारी भरकम जो पाबंदी होता है अपॉन द फ्रीडम ऑफ द पब्लिक ओपिनियन इज, मतलब बोल रहा है द हैवीएस्ट रेस्ट्रिक्शन जिस पर बहुत तेज पाबंदी होती है,
अपॉन द फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जो पब्लिक ओपिनियन की आज़ादी पर बहुत भारी पाबंदी होती है वो क्या है? ऑफिशियल है, अनऑफिशियल है, बोथ है या नन ऑफ दिस है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनऑफिशियल है। ठीक है, 16 देखो, हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटेन बाई, आंसर कमेंट में बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ये तो एटलीस्ट बता ही सकते हो, है ना? चलो 16 नंबर देखो, 17 नंबर सॉरी। डॉर्थी हैज डॉर्थी हैज रिटेन द लेसन, इसमें से कौन सा ऐसा लेसन है जो डॉर्थी ने लिखा है? इसका भी आंसर आप बताओगे कमेंट में। मैंने पहले ही बता दिया, ध्यान से सुने होगे तो आंसर पता होगा। 18 नंबर देखो, सेंसरशिप इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग, ये सेंसरशिप को कब लागू किया गया था, किसके दौरान लागू किया गया था? इलेक्शन के दौरान, पीसफुल टाइम, शांति के समय में, या इमरजेंसी के समय में, या नन ऑफ दिस? इसका भी बच्चा एकदम राइट आंसर करेगा क्योंकि पहले ही ऑब्जेक्टिव में मैंने बता दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इमरजेंसी। ठीक है, आगे देखो 19 नंबर, ब्लैंक स्पेस आर केयरफुल नॉट टू एंटोगनाइज द प्रेस, पूछ रहा है आपसे कौन केयरफुल होते हैं कि मतलब सावधान होते हैं, थोड़ा सा सावधानी बरतते हैं प्रेस से उलझने में, ठीक है, उनसे दुश्मनी रखने में थोड़ा सा सावधान रहते हैं। कौन? डॉक्टर, ट्रेडर्स मतलब व्यापारी, टीचर्स, या पॉलिटिशियंस? इसका तो बच्चा देखते के साथ आंसर करेगा, अगर समझ गए तो तुरंत आंसर अब तक आ गया होगा बच्चों का, है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलिटिशियंस। ठीक है, 1920 देखो, द ब्लैंक स्पेस इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल, अभी थोड़ी देर पहले ही ये क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग था क्वेश्चन पूछने का, यहाँ तरीका अलग है थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का। तो इसका सही आंसर पता होगा। ठीक है, बहुत सारा बच्चा को पता चल गया होगा इसका सही आंसर क्या होगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है ना कि कौन कौन मास्टर नहीं है लेकिन वो सर्वेंट है हम लोगों का, मतलब जनता का वो सर्वेंट है, मास्टर नहीं है। कौन? स्टेट, गवर्नमेंट, विलेज, या डिस्ट्रिक्ट? बताओ ये चारों में से कौन सा होगा? तो 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेट। ठीक है, यहाँ स्टेट के बात किया गया है। ठीक है, वो समझाने के लिए मैंने गवर्नमेंट बोला था, बात यहाँ स्टेट का किया गया है, सिर्फ स्टेट की बात करी गई है, तो यहाँ स्टेट ही आंसर होगा। 21 देखो, अ फ्री एंड अ फेयर प्रेस, मतलब जो बिल्कुल आज़ाद हो और एकदम फेयर पॉलिसी का हो, वो प्रेस इज द ट्रू वॉच, खाली स्थान ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पढ़ना है, कैट होगा, बर्ड होगा, डॉग होगा, या नन ऑफ दिस? तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, सही आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर ए, कैट। ठीक है, बोल रहा है अ फ्री एंड अ फेयर प्रेस इज द ट्रू वॉच कैट ऑफ डेमोक्रेसी। 22 कह रहा है द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज़पेपर्स रिवेन्यू इज, मतलब आय, जो पहला मुख्य सोर्स है, साधन है न्यूज़पेपर के आय का, वो क्या है? डोनेशन, डेप्ट मतलब कर्ज, ग्रांट बाय द गवर्नमेंट्स या सरकार के द्वारा दिया गया, या एडवर्टीजमेंट? ये तो अभी सेशन में बने होंगे तो इसका सेशन में ही आंसर पता चल गया होगा कि कौन सा आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडवर्टीजमेंट। ठीक है, 23 देखो, द ब्लैंक स्पेस प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस सिंगुलरली फ्री, यूरोप का, ब्रिटिश का, इंडियन का, या फिर चाइनीज? कौन सा प्रेस है? आपको बताना है कौन सा प्रेस है।
तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखो, इस स्टोरी को पूरी तरह से लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तभी इसका आंसर आप दे पाओगे, नहीं तो ऐसे नहीं दे पाओगे। ठीक है, आपको फिर ये बस याद रखना होगा कि जो हमारा ब्रिटिश प्रेस है वो सिंगुलरली बिल्कुल फ्री होता है, उन पर वैसा कोई दबाव नहीं होता है, वो साधारणतः फ्री होते हैं, ऑर्डिनरी कंडीशन के साथ लागू होता है, बाकी वो हमारे अपने देश के जैसे प्रेस नहीं होते हैं। 24 कह रहा है द सेकेंड चीप सोर्स ऑफ अ न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू इज, फिर से वही बात पूछा है कि जो दूसरा सोर्स है वो क्या है, तो आंसर आपको पता होगा 24 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, द वेल्थ ऑफ ऑनर। ठीक है, 25 देखो, द ब्लैंक स्पेस कैन मेक और ब्रेक रेप्यूटेशन, कौन रेप्यूटेशन को बना भी सकता है और तोड़ भी सकता है, मतलब बिखेर भी सकता है, टीचर, प्रेस, मैन, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर बी, प्रेस। ठीक है, चलो आगे देखो, 26 कह रहा है द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय और ऑर्गेन चीफ फैक्टर, वो जो चीफ फैक्टर है वो कितने हैं आपसे पूछ रहा है। तो चीफ फैक्टर जो है न्यूज एडिटोरियल पॉलिसी को या प्रेस को जो कंट्रोल करता है वो तो दो ही है ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अब हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया खत्म, हमारे पास इतना ही ऑब्जेक्टिव था जो मैंने लाया आपके सामने, वो सब प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव था और सारा का सारा वीपीआई था। ठीक है, जाते जाते भाई दोस्तों के साथ शेयर कर जाना, देखो इसमें कंजूसी करोगे तो फिर मुश्किल है ना, फिर दिक्कत हो जाएगा, कम से कम अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे हिंदी या इंग्लिश के एक अलग नए चैप्टर के साथ। अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत होता है, ठीक है, किसी भी बात में समस्या होता है, तो आप बेझिझक कमेंट में बताओ, आपको या कुछ पढ़ना हो, इंग्लिश में कुछ नहीं समझ में आता है, पढ़ना हो, ठीक है, तो बताना। यहाँ पर गलती से मैंने हिंदी हिंदी लिख दिया था, मेरे को ये कहना था हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो ये छोटा-छोटा चीज़ आप उम्मीद करते हैं मैटर नहीं करेगा आपके लिए। ठीक है, आप कंटेंट देखो, चीज़ों को देखो, रिवाइज़ करो और बहुत अच्छा स्कोर करो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए बाय-बाय। अगली क्लास में हम लोग ठीक 7 बजे, तो 7 बजे सारा काम-धंधा छोड़ कर के एकदम मोबाइल पकड़ लेना और यूट्यूब चैनल खोल लेना मेरा। ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि हर बार नोटिफ़िकेशन और मैसेज जाए तभी खोलेंगे। आप 7 बजे आ जाओ, आपको लाइव क्लास मिल जाएगा और बहुत ज़्यादा आपका समय भी नहीं लगेगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय-बाय।